एवरीवन, माय नेम इज सामर्थ्य। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए केस के बारे में जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जामिनेशन पर होने वाला है। और ये केस हालांकि मैं खुद ही करने वाला हूँ। इसके कुछ अपडेट्स आज मैं आपको देने वाला हूँ। केस की फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड केस की डेट जल्दी आने वाली है और केस की जो आगे जो भी डिटेल्स होंगी वो तो पब्लिक होती ही है, तो आपको हालांकि मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से साझा कर दूंगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने इस केस में क्या क्या अपना पक्ष रखा है, किन किन चीज़ों को चैलेंज किया है और मैंने किस तरह के रिलीफ्स को कोर्ट से सीख किया है। तो बेसिक शब्दों में मैंने क्या कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट की है कि क्या रिलीफ मुझे दिया जाए। हालांकि वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे लास्ट वीडियो के कुछ कमेंट्स और मेल्स जो आए थे उस पे मैंने काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज दिए हैं और काफ़ी सारे मेल्स भी मुझे आए हैं कि कई लोग कई सारे बच्चे अपने खुद का भी केस करना चाहते हैं। तो मैंने भी उनको, जो भी मेरे वकील पहचान के हैं जिनको केस के बारे में जानकारी है, उन्हें वो मेल फॉरवर्ड कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था, मैंने यहाँ नोट भी कर चुकी है, नोट भी किया हुआ है। एक स्टूडेंट था, उसने मुझे कंप्लेन की थी कि जिस सेंटर पे वो एग्ज़ाम देने गया था, तो जब कंप्यूटर का मतलब बेसिक एग्ज़ाम वो दे रहा था, तो कंप्यूटर की लैब थी और सीपीटी का एग्ज़ाम देते वक्त जो भी वहाँ चार्ट्स लगे हुए थे, उसमें से काफ़ी चार्ट्स एग्ज़ाम में हेल्पफुल थे। मतलब कंप्यूटर की लैब है, डेफिनेटली कंप्यूटर के चार्ट्स तो होंगे ही। तो बेसिकली अगर वहाँ पर ई1 लैब है और वहाँ पे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का दिन चल रहा हो, तो एटलीस्ट उन चार्ट्स को ढक दिया जाए। और इस तरह का कभी भी केस आपको देखने को मिलता है। अब उसने सेंटर का नाम भी लिख कर दिया था, सिटी भी लिख कर दिया था, लेकिन अब कुछ कर किया तो जा नहीं सकता। लेकिन कभी भी आप अगले एग्जाम को देखने एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, तो ध्यान देखिए जो लैब है, लैब में किसी भी तरह के किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी चार्ट्स ना लगे हों, क्योंकि कोई भी चार्ट किसी न किसी तरीके से एग्जाम में काम आ सकता है। तो ये बहुत ही सिली सी चीज़ थी जो कि एक्चुअली अगर मैं भी काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। मैंने जहाँ मतलब जहाँ जिस भी स्कूल में टेस्ट वगैरह होते थे, तो हम लोग चार्ट्स वगैरह हर क्लास में लगे ही होते थे। तो वो हम छुपा दिया करते थे या किसी पेपर से ढक दिया करते थे, जिससे बच्चों को उसका किसी भी क्वेश्चन में हेल्प ना मिले। तो बेसिक सेंस होता है। अ, चलिए ठीक है। दूसरी चीज़ कि कमेंट्स में लास्ट मेरे जो वीडियो के कमेंट्स थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, तो उसपे कुछ लोगों के सवाल थे। जैसे कि एक सेंसस वाला क्वेश्चन था, उसपे हमारा डिस्कशन हुआ। हालाँकि हम आगे पहले सोच रहे थे कि सेंसस वाला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ 14,3 का ग्रीवांस होगा, जिसके कारण एसएससी ने उसे बोनस किया होगा। लेकिन अभी कई सारे लोगों ने कमेंट किया और उनके अलग-अलग पक्ष उस क्वेश्चन को लेकर सुनाए। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार एक क्वेश्चन को देख मतलब एक्चुअली देखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और कई हर इंसान का अलग-अलग पक्ष हो सकता है। तो किस इस वीडियो में भी मैं अपने क्वेश्चंस जो मैंने चैलेंज किए हैं वो आपके साथ साझा करूंगा और मैं अपना एविडेंस मैंने क्या यूज़ किया है उसके अगेंस्ट बताऊंगा। अगर आपको भी आपके पक्ष में से कुछ कहना हो क्वेश्चंस के और एविडेंस के बारे में कि सपोर्टिव एविडेंस आपकी तरफ से कुछ और हो, क्या आपका पक्ष आपका मत उस क्वेश्चन के आंसर को लेकर कुछ और हो, तो प्लीज़ अपना मत कमेंट पे साझा करें। इससे नॉलेज भी बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी अच्छा होगा और काफ़ी ज़्यादा केस में आपको भी आप लोगों को भी मदद मिलेगी और मुझे भी मदद मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो सिंपल है कि किसी भी केस को करने के पहले आपकी कुछ आपत्ति होनी चाहिए या ग्रीवांस होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि कई सारे बच्चे केस कर रहे हैं और उनका जो मेन मुद्दा है, उन्होंने कुछ इस तरह लिखा हुआ है केस के पिटीशन में कि आर्बिट्री अवार्ड ऑफ बोनस, दैट मीन्स बोनस, बेवजह बोनस या बेतुके तरीके से बोनस अवार्ड कर दिया गया है। और एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन, सबने ही ये पॉइंट लिख कर रखा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट है, जिसके कारण लोगों को नंबर किसी को बढ़ गए हैं, किसी के कम हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एब्रप्ट का बेसिक मतलब यही है कि वो जो वकील है या जो पेटिशनर है वो समझा नहीं पा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में हुआ क्या, बस वो यही कहना चाह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में उसके साथ गलत हुआ है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमारा केस काफी वीक पड़ जाता है। हालांकि ग्रीवांस मेरा भी यही है, लेकिन मैंने इस ग्रीवांस को ये जो ग्रीवांस है उसको पेश इस तरह से किया है कोर्ट के सामने कि सपोज करिए ये सामर्थ्य मैं हूँ, ये 3 स्टूडेंट्स हैं।
ओके, तो तीनों के नंबर है समझ लीजिए 300, तीनों के 300 नंबर थे, ठीक है? और सबने अलग-अलग क्वेश्चन स्कोर किए, अलग-अलग क्वेश्चंस में 300 स्कोर किया होगा। सपोज़ करके मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे, तो एक्स ने दूसरे कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे। हो सकता है वाई वाई ने भी किसी और क्वेश्चंस को गलत किया हो। तो बोनस कुछ इस तरह बाँटा गया है कि कुछ गलत क्वेश्चंस को बोनस बाँट देने के कारण मुझे समझिए 4 क्वेश्चन 4 नंबर का बोनस मिला है, इसे 8 नंबर का बोनस मिला है, इसे 12 नंबर का बोनस मिला है और समझिए इसे 8 नंबर का बोनस मिला है। तो इन सबको कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बोनस मिल जाने के कारण जिनमें बोनस नहीं बांटा जाना चाहिए था, उस कारण से इनका रैंक मुझसे ज्यादा हो चुका है। हालांकि ये समझाना फिर भी अभी भी बहुत डिफिकल्ट है कोर्ट में, इस लैंग्वेज में। अगर इतना टेबल बनाने का कोर्ट में तो समय मिलेगा मिलेगा नहीं। तो अगर सीधा आर्ग्यूमेंट देखा जाए केस में क्या बनता है, तो किसी और बच्चे को गलत तरीके से नंबर बढ़ा के उसको पास कर दिया गया है, या और मुझे फेल कर दिया गया है। किस मेरी सीट किसी बच्चे को नंबर बढ़ाकर उसे प्रदान कर दी गई है। ये सीधे सीधे शब्दों में अगर आप वकील को अपने जज को समझाने की कोशिश करोगे तो सीधा सीधा पॉइंट है, सिंपल सिंपल पॉइंट है। और हालांकि अब बोनस के जो भी अवार्ड है उसको समझा मतलब अगर आप तर्क देके समझाने की कोशिश करोगे तो जज को इजीली समझ में भी आ जाएगा। बेसिक पॉइंट यही है बोनस देने का, कि एक बच्चे को आपको आपके जो एक बच्चा है उसके बेवजह नंबर बढ़ाकर बोनस के द्वारा उसे पास कर दिया गया है और आपकी सीट उसको चली गई है, जिसके कारण से आपका जॉब अपॉर्चुनिटी खो गया है। लोग बोल रहे हैं कि दो कुछ नए शब्द सुनने में आ रहे हैं, जैसे कुछ बोलते हैं कि फिजिकल हार्म या फिजिकल डैमेज कुछ हुआ है क्या लोगों को। जब तक फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है तो स्टे नहीं दे सकते या केस एडमिट नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी इंसान की जॉब अपॉर्चुनिटी उससे चली जाती है, जो कि उसके आगे आने वाले 30 सालों के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, 30-35 साल जब वो जॉब करता, वो मतलब काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उससे मिस हो रही है, जो कि आगे चल के 30 साल या 35 साल उसे काम आती। तो ये डेफिनेटली एक फिजिकल डैमेज है और इर्रेपेरेबल डैमेज है, क्योंकि कई सारे बच्चों को बच्चों की एज हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर उनको इस तरह के तरह के कई सारे एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन नहीं होगी। और जो बच्चे इस बार पास हो गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगली बार वो पास हो पाएँ। तो इस बार अगर उनकी अपॉर्चुनिटी खो जाती है, तो मोरल डाउन होने के कारण और हो सकता है किसी भी तरह के चेंजेस होने के कारण हो सकता है वो अगली बार पास ना हो पाए। तो इस तरह बोल देना कि यार नेक्स्ट टाइम पास हो जाएँगे, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। किसी बच्चे को 1 साल की मेहनत के लिए झोंक देना जस्ट बिकॉज़ कि मतलब इस साल वो पास हो सकता है और उसको पास ना करके ये बोल देना कि चलो अगला साल है, अगले साल ट्राई कर लेना। ये काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव रिमार्क है, जो कि काफ़ी सारे टीचर्स पास कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। हालाँकि जो भी मुझे लगता है ये पॉइंट अगर जो भी अपनी पिटीशन में फाइल करता है एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन, तो उसकी पिटीशन तो वैसे ही वीक हो जाती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, मैंने कई सारे आपने देखे होंगे मेरे पुराने वीडियोस जो भी मैंने डाले हुए। काफ़ी क्लियर तरीके से मैंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सही है, सही लिखा हुआ है वेबसाइट पर और जिस तरह वो लिखा हुआ है उसको सही तरीके से यूज़ किया गया है। पिछले कुछ केसेस में उसे कोर्ट्स द्वारा द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है कि फॉर्मूला चलो ठीक है, उसका आउटपुट भी ठीक आ रहा है एज़ एक्सपेक्टेड। और कई सारे बच्चों को ये डाउट है कि टाइपिंग वाले जो बच्चे थे, जो नहीं गए थे, उसके कारण एवरेज में इम्पैक्ट हुआ होगा और उसके कारण भी मतलब कुछ गलत से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के फॉलो करने के कारण हो सकता है उनको नॉर्मलाइजेशन का 18th को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो। क्योंकि 18 तारीख के कुछ बच्चे टाइपिंग के 31 तारीख को एब्सेंट हो गए थे, तो उसका कुछ चेंज हुआ होगा, उसका कुछ फ़र्क पड़ा होगा। मैं काफ़ी श्योर हूँ इस बारे में कि इस तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि इसे मैथमेटिकली टेस्ट मैंने खुद किया है। क्योंकि अगर ये मैं प्रूफ कर पाता और इसका कोई भी हिंट मैं अपने न्यूमेरिकली निकाल पाता, तो अगर इस पॉइंट को मैं अपने केस में रखता हूँ तो मुझे सीधा सीधा बेनिफिट मिल सकता था, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं फॉलो हुआ होता, तो मेरा केस और वेटेज उसका बढ़ जाता। लेकिन मैंने कई तरह के टेस्ट किए डेटा पर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिली कि अगर टाइपिंग के बच्चे हैं उनका डेटा इंक्लूड नहीं किया गया होगा जो एब्सेंट थे। ऐसा मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा है। तो इस हालाँकि एसओपी भी मैंने माँगी है। आज हमें एक आरटीआई का भी रिप्लाई मिला जिसमें हमें पता चला कि कितने बच्चे एब्सेंट थे टाइपिंग के दिन। तो हालाँकि मुझे पता है कि उसको अगर मैं रख भी लेता हूँ तो उसका कोई इम्पैक्ट होने नहीं वाला है और वैसे भी नॉर्मलाइज़ेशन का जो लॉस है उसे जज को समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि फ़ॉर्मूला जो यूज़ हुआ है वो तो चेंज नहीं हो सकता एक एग्ज़ाम के नोटिस निकलने के बाद। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो हालाँकि अपन प्रूव कर सकते हैं कि वो आपके पक्ष में नहीं जा रही हैं।
और ओवरऑल एग्जाम के पक्ष में नहीं जा रही हैं, लेकिन उससे आप रिजल्ट रिवाइज नहीं करवा पाएंगे। तो जिस भी बच्चे ने नॉर्मलाइजेशन को अपने पिटिशन में फाइल किया है, तो किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट आप पेश करोगे तो पुट अप नहीं कर सकते। अगर हालांकि किसी आप में से किसी के पास कोई ऐसा तर्क हो जिसको रखकर आप जज को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पूरा तर्क आप मुझे लिखकर मेरी ईमेल आईडी, जो कि इस वीडियो में बताऊंगा मैं, उस पर आप भेज सकते हैं। चलिए, वीडियो को थोड़ा आज ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी जल्दी बातें करते हैं आगे के। मैंने जो रिलीफ सीख किया है वो सीधा सीधा है कि भाई बोनस जो बांटा गया है, जितने भी क्वेश्चंस में बांटा गया उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उस उसमें से बोनस वापस लिया जाए, और जो जो एविडेंस मैंने दिया है उस बेसिस पे आप उसमें से जो सही आंसर है उसे उसमें ही मार्क्स दिए जाए। चाहे वो एक सही आंसर हो, चाहे वो दो सही आंसर हो, उन दोनों पे ही नंबर दिया जाए, या उन पे से एक में ही सही नंबर दिया जाए। जिस बच्चे ने गलत ऑप्शन टिक किया है, जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसको बोनस अवार्ड करना गलत है। दूसरी चीज, जैसे ही बोनस रिवोक किया जाता है, मार्क्स चेंज हो जाएंगे, फिर से एक बार रिजल्ट बनाया जाए, उस रिजल्ट के तहत ही आगे आगे की प्रोसेस को फिर से किया जाए। जब तक ये चीजें नहीं हो जाती हैं, हालांकि स्टे मिल नहीं रहा है, पता नहीं आज की कोर्ट या तो देख नहीं पा रही है कि सीधी सीधी चीजें देख नहीं पा रही है कि गलत हुआ है, या वकील प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है, या कोई एविडेंसेस हैं उनमें कोई प्राइमा फेसी इतना ज्यादा नहीं दिख पा रहा है कि स्टे मिल जाए। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे जो भी प्रोसेस अभी ज्वाइनिंग की चल रही है उस पर स्टे मिल जाए। देखते हैं, और जो भी होता है वो तो कोर्ट के हाथ में ही है। हम लेकिन अगर अभी तक किसी को स्टे नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी स्टे ना मांगे, हमें स्टे मांगना चाहिए। और आप सभी हमें सपोर्ट करें। आपके कई सारे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है उससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, जिससे कि आपको अगर मान लीजिए स्टे कभी किसी पॉइंट के कारण नहीं मिल पाया तो हमें पहले से बता दें, हम उस पॉइंट के लिए रेडी होकर जाएंगे। तो लेट्स हेल्प ईच अदर। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन कौन कौन से चैलेंज किए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को चैलेंज करूं। कुछ क्वेश्चन से मुझे तो पर्सनली बेनिफिट भी हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस एक्चुअली डाउटफुल हैं। कुछ क्वेश्चंस जिनका सीधा सीधा आंसर गलत दिख रहा है और जिसे इजीली प्रूफ किया जा सकता है, मैंने उन क्वेश्चंस को पिकअप किया है। मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर चेंज हुआ है, और टोटल 10 क्वेश्चन है जिनमें बोनस दिया गया है। उन सबको लेकर बैठ जाऊंगा तो कुल मिला के डिस्कशन काफी लंबा खिंच जाएगा, और मुझे मेरे जो फाइनल स्कोर है वो 333 है, और जो छोटा लास्ट जो कट ऑफ गया है वो 334 के आसपास कुछ है। तो मुझे कुछ इतने बड़े चेंज की जरूरत है भी नहीं। केस मैं अकेला खुद पर्सनली कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज किया जिनको प्रूव करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। तो पहला क्वेश्चन तो सेंसस वाला ही हो गया। अभी सर मुझे लग रहा है कि 14,3 की परसेंट लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके कारण उसको बोनस कर दिया गया है, जितना मुझे लग रहा था अभी तक। एंड मेरे हिसाब से तो अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और बी ऑप्शन सही है, जैसे 16.8 समझ लो, ये सही है। अब ए में मैं अपना ईमेल लिख दूं, ठीक है, सी में मैं अपना नेम लिख दूं, ठीक है, और डी में अपना मोबाइल का पासवर्ड लिख दूं, तो सही ऑप्शन तो सही ही लिखा है ना, बच्चा तो सही ऑप्शन की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो कुछ लोग जो ये तक दे रहे हैं कि यहाँ कॉमा लगने के कारण यहाँ पर बोनस हो गया है, तो एक बार ये एसएससी का वकील दलील दे देता है तो मेरी दलील भी इतनी ज्यादा शर्मसार कर देने वाली होगी उस वकील के लिए, कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेगा कि मुझे किसी भी तरह से डील करना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सेंसस वाले क्वेश्चन में डेकेड नहीं लिखा हुआ है या एनुअल नहीं लिखा हुआ है। तो हालांकि इसको भी मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके कमेंट में का आर्ग्यू किया है, आप जाके वहाँ कमेंट में पढ़ सकते हैं। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। उन कमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको इस केस के इस क्वेश्चन के ऊपर एक बहुत लंबा आर्गुमेंट देखने को मिल जाएगा, और आपको भी किसी तरह की कोई क्लैरिटी चाहिए होगी तो उस कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं लोनलीनेस की। बेसिकली लोनलीनेस एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा पैराग्राफ पढ़ के जो बेस्ट सुटेबल आंसर है उस पर उस फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से, तो इस हिसाब से उसको आंसर करना होता है। तो कई बच्चों के कई सारे तरह के तर्क हैं कि कुछ दूसरे पॉसिबल जो ऑप्शंस थे वो भी सही आंसर हो पा रहे हैं इस केस में, और दोनों आंसर पॉसिबल नजर आ रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं, इसलिए जो एसएससी है उसने बोनस दे दिया है। तो इसके लिए तो मैंने एविडेंस बेसिकली जो बुक की स्निप है, जो बुक लिखी गई थी अ सिंपल पाथ,
उस बुक की स्निप को और टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट करके ही प्रेजेंट किया है कि भाई यही एक टेक्स्ट है। और दूसरा मैंने उसमें आर्गुमेंट ये दी है कि किसी भी इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन को किस तरह से आंसर किया जाता है पैराग्राफ को पढ़ के। जैसे आपने देखा होगा पेपर में लोनेनेस के बाद भी एक फोर्थ नंबर का फिल इन द ब्लैंक था। उसके बेसिस पे भी अगर इसको आप थर्ड वाले ब्लैंक को आंसर करने की कोशिश करें या पूरा पैराग्राफ करके भी पढ़ के भी आंसर करने की कोशिश करें तो दिस इज द बेस्ट फिट ऑप्शन। और वैसे भी इस बुक के टेक्स्ट पैराग्राफ में तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो ही जाता है। तो इसको प्रूफ करना काफी ज्यादा आसान दिखाई देता है। और हालांकि आपके और भी कुछ पक्ष हो इस क्वेश्चन को लेके तो आप कमेंट सेक्शन और मेरी ईमेल आईडी, मेरी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर लिखी हुई है, इस पे आप मेरे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर सकते हैं। एंड गार्डनर वाला एक क्वेश्चन है जिसमें इन्फ्रेंस लेना है। तो उसमें दो इन्फ्रेंस लिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि सेकंड वाला इन्फ्रेंस गलत है, फर्स्ट वाला ही इन्फ्रेंस डायरेक्ट है। तो इसका मैंने एविडेंस कैसे प्रूफ किया है कि ये जो गार्डनर का क्वेश्चन है इन्फ्रेंस बेस्ड, बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है फॉर्मल लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक, अब अच्छी बात यह है कि जो फॉर्मल लॉजिक का सब्जेक्ट होता है ये एडवोकेट्स और जजेस ने पढ़ा हुआ होता है। और उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो तरीका है जो तरीका है और जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑलरेडी जजेस को और लॉयर्स को सब पढ़ाया जाता है उनकी पढ़ाई के दौरान। तो मुझे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको अगर एक फॉर्मल लॉजिक का स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बुलियन अलजेब्रा में, सॉरी बुलियन अलजेब्रा का स्टेटमेंट होता है। किसी भी स्टेटमेंट को अगर बुलियन अलजेब्रा के स्टेटमेंट में बदलने के बाद, इन्फरेंसेस को भी बुलियन अलजेब्रा के स्टेटमेंट बदलने के बाद अगर देखा जाए तो सेकेंड वाला इन्फरेंस फॉर्मल लॉजिक के हिसाब से किसी भी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये भी मेरे लिए प्रूफ करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इवन नंबर्स वाला क्वेश्चन है, उसके दो आंसर पॉसिबल हो रहे हैं अगर जीरो से स्टार्ट करें, अगर टू से स्टार्ट करें। जो बाकी दो ऑप्शंस हैं जैसे 92 इवन नंबर्स हैं, तो 91 एक आंसर हो रहा है अगर जीरो से स्टार्ट करें, 93 एक आंसर हो रहा है अगर वन से टू से स्टार्ट करें। तो बाकी जो दो ऑप्शंस दिए हो तो कहीं से सही बैठ नहीं रहे, तो उनमें नंबर बांट देना इज वेरी चाइल्डिश। तो कुल मिला के उस पे भी मैं काउंटर करने वाला हूँ कि ये दो पॉसिबल आंसर्स हैं, तो बाकी दो लोगों को अगर इन दोनों को भी आप सही कर सकते हो तो बाकी दो बच्चे और जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आए उनको नंबर देने का कोई भी तुक नहीं बनता है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी में भी दो आंसर्स पॉसिबल है, उन दोनों आंसर्स को मैंने मैथमेटिकली सॉल्व करके बताया है। और एनसीईआरटी के जो डेफिनेशंस हैं और सॉल्यूशंस हैं उनको उनको यूज करके वहां पे स्निप करके अटैच किया एज एन एविडेंस। तो इसके भी दो आंसर पॉसिबल हो पा रहे हैं। और जो कि मेरी पिटिशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। पहली चीज तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और सबसे सही आंसर, सबसे करेक्ट आंसर जो है वो तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल आंसर यही है। क्योंकि एसएससी आपको इसी की तरफ जाने के लिए बोलना चाह रहा था। हालांकि गलती से ये आंसर भी सही होने लगा तो बोनस दे दिया गया। हालांकि इन दोनों को ही आंसर को मार्क्स मिलने चाहिए, बाकी दो ऑप्शंस को और नॉन अटेम्प्ट वालों को मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। ये सरासर गलत है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादातर बच्चों के बहुत ज्यादा समय लगा है। और जो भी बच्चा सही कर रहा है उसे नंबर मिलना चाहिए। और जो बच्चा अटेम्प्ट करके नहीं आया उसे इस क्वेश्चन के बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने चाहिए। आपको किसी भी तरह के, मैंने जो भी आर्गुमेंट्स पेश किए हैं इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं, अपना कुछ लॉजिक बैठा सकते हैं। अगर किसी भी तरह से मुझे लगता है कि ये इनमें से कोई क्वेश्चन, अगर मैं अब खुद ही मतलब मेरी अंतरात्मा ही कह देती है कि चलो ये क्वेश्चन जो आर्गुमेंट आपने दी है और मेरी जो आर्गुमेंट है उसमें आपकी आर्गुमेंट बेटर है, तो मैं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को अपनी पिटिशन से बैक ऑफ कर लूंगा। तो अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा जो आर्गुमेंट है इन क्वेश्चंस को लेके वो गलत है, तो आप अपने आर्गुमेंट्स को मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर ssccgl@gmail.com पर। मैं आपके आर्गुमेंट्स को पढ़ूंगा। और अगर आपके आर्गुमेंट्स इतने ज्यादा मतलब मेरी पूरी आइडियोलॉजी चेंज कर पाते हैं और मैं कन्विंस हो जाता हूँ, तो इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं बैक ऑफ कर लूंगा। हालांकि आप चाहें तो कुछ और बाकी जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने एविडेंसेस भेज सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को अपने पिटीशन में ऐड भी कर लूंगा। अगर मुझे बिल्कुल प्रूफ करने लायक एविडेंस मिल जाते हैं आपके भेजे हुए, तो भी मैं उन एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर लूंगा और उन क्वेश्चंस को अपनी पिटीशन में इंक्लूड कर लूंगा। इस तरह से क्या होगा कि मेरी पिटीशन के थ्रू आप जो क्वेश्चंस चैलेंज करना चाह रहे हैं वो भी चैलेंज हो जाएंगे।
अब चलिए, ये तो बात रही, अगर इन केस ये जो अभी मैंने क्वेश्चंस मार्क किए हैं, इनको अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो हालांकि इसके लिए आपको मेरे कुछ पीछे पुराने वीडियोस देखने होंगे। आपको जो मैं इम्पैक्ट अभी समझाने वाला हूँ उसको करेक्ट तरीके से समझने के लिए जो मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो बनाया है, जो फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, उसे आप जाकर जरूर देखें। अगर आप उसे देखे बगैर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको आगे आने वाला एक्सप्लेनेशन जो कि काफी ज्यादा न्यूमेरिकल होने वाला है और कुछ डेटा उसमें आपको नया नया सा दिखाई देगा, तो समझने के लिए तो मैं पहले बेटर यही बोलूंगा कि वो वीडियो देख लें। और मेरा दावा है कि वो वीडियो अपने आप में ही इकलौता है, और इस तरह से नॉर्मलाइजेशन को आज तक अभी यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। और वो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के देखिए कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन वो जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो केवल एसएससी सीजीएल स्पेसिफिक है। और उसमें मैंने कई सारे जो डेटा यूज किया है वो भी एसएससी सीजीएल स्पेसिफिक है। उसके आगे जो मैंने क्वेश्चंस के बारे में डेटा लिया है कि किस क्वेश्चन को चेंज करने से या ऑप्शन चेंज करने से या बोनस हटाने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा, वो भी एसएससी सीजीएल स्पेसिफिक है। और क्वेश्चंस का डेटा भी रैंक मित्रा से लिया हुआ है। तो एक बार जाके जरूर देखें, नहीं तो आगे वाला वीडियो, आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो बात हो सकता है आपको आधी ही समझ में आए, उसका जो डीप मीनिंग है वो शायद आपको समझ में ना आए। तो अभी अगली बात हमारी ये उठती है कि अगर मेरे केस के हिसाब से रिजल्ट रिवाइज हो जाता है इन केस, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपको ये दूसरा पुराना ये डेटा ही दिखाना चाहूंगा जो मैंने पहले से तैयार किया हुआ था। तो अगर आप इस डेटा को देखें, ये क्वेश्चंस वही है, मैंने शॉर्ट मतलब एक एक वर्ड में क्वेश्चंस लिख रखा है। इनको जो क्वेश्चन आईडीज है उनके लास्ट 4-5 डिजिट लिख रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस के हिसाब से रैंक मित्रा के हिसाब से कितने बच्चों ने, कितने परसेंट बच्चों ने उसे सही किया था, कितने परसेंट बच्चों ने उसे गलत किया था, और कितने बच्चों ने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया था, परसेंट बच्चों ने। ये कैलकुलेशन यहाँ दी हुई है। उस इन तीनों की कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर इसका बोनस हटा दिया जाए तो हमारा शिफ्ट का एवरेज कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो जो शिफ्ट का एवरेज है वो कम हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव लिखा है तो कम हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए अगर इसे हटा दें तो इतना शिफ्ट का एवरेज कम हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी का हम ये क्वेश्चन बोनस से हटा देते हैं तो 2.904 लगभग, इसका थोड़ा प्लस माइनस कर लीजिए लेकिन ज्यादा प्लस माइनस नहीं होगा, इतना शिफ्ट का एवरेज कम हो जाएगा। गार्डनर वाला क्वेश्चन है वो लगभग 1 नंबर से इम्पैक्ट करेगा, ये भी लगभग 1 नंबर से इम्पैक्ट करेगा। लोनलीनेस वाला भी क्वेश्चन लगभग 1 नंबर से इम्पैक्ट करेगा। और सेंसस वाला देखिए बम्पर 2.5 नंबर से इम्पैक्ट करेगा। अगर थोड़ा थोड़ा टोटल करने की क्षमता रखते हैं तो लगभग देखा जाए तो 4, 4, 4, 5, 2.5, लगभग देखिए 7-8 नंबर का टोटल टोटल अगर देखा जाए, मैंने टोटल करके देखा था 8 से थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो मैं मानता हूँ कि 7 से लेके 9.5 तक जो एवरेज है वो चेंज हो सकता है प्लस माइनस कंडीशन में। रैंक मित्र का डेटा है 98,000 लगभग जब बच्चे थे, तब ये डेटा निकाला गया था। तो ज्यादा चेंज आई डोंट थिंक कि होगा। तो जो भी एवरेज है, अगर ये सारा केस मतलब जो भी मैंने फाइल किया है उसमें से बोनस हट जाता है तो लगभग जो होगा एवरेज वो 8 मार्क्स से 20th जैन का जो शिफ्ट है उसका एवरेज गिर जाएगा। और बेसिकली मैंने कैलकुलेशन और की थी कि जो 20th जैन का जो एवरेज है और 18th जैन का जो एवरेज है उसमें लगभग जो है 19 से 23 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हमारा जो ये डिफरेंस है, अगर जो बैच है 20th जैन का उसका एवरेज अगर 8 मार्क्स लगभग कम हो जाता है तो ये डिफरेंस गिरकर लगभग लगभग 11 से लेके 15 के बीच में आ जाएगा। 11 से लेके 15 के बीच में आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब एवरेज का जो डिफरेंस होता है दोनों शिफ्ट्स का, उसका नॉर्मलाइजेशन में बहुत 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 ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो बेसिकली जो अभी 18 शिफ्ट के बच्चे हैं, 18 तारीख की जो शिफ्ट के बच्चे हैं और उनको 19 से 23 नंबर का जो डिफरेंस था उससे लगभग लगभग 31 मार्क्स, 30 मार्क्स लगभग लगभग, और कम से कम लगभग 25 मार्क्स, कुछ बच्चों को 40-40 नंबर का भी फायदा हुआ है जो सुनने में आया है। वो सारा फायदा गिरकर आधा हो जाएगा, लगभग 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 17-18 मार्क्स, इतना तक गिर जाएगा। तो बेसिक बोलने वाली बात यह है, अगर ये केस
हम जीत जाते हैं, इस हिसाब से जो ये केस डिजाइन किया गया है, इस हिसाब से अगर हम जीत जाते हैं, तो जितने बच्चे हैं जिनको 18 जैन के जितने भी बच्चे हैं उनका नॉर्मलाइजेशन में जितना भी बेनिफिट हुआ है वो आधा या आधे से भी ज्यादा कम हो सकता है, केवल केवल इन सिंपल प्रूफ करने लायक जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर बोनस वापस हो जाता है तो दूसरी चीज ये है, सेक्शन 1 का जो नॉर्मलाइजेशन है, इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको मुझे आपको कुछ डेटा बताना होगा। मैंने कुछ डेटा बनाया था जिसके हिसाब से सेक्शन 1 में जिस बच्चे के सेक्शन 1 में 20th जैन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अब पॉइंट में भी लिखा ही हुआ है, अगर सेक्शन 1 में 168 से ज्यादा है तो आपका नॉर्मलाइजेशन पॉजिटिव हुआ होगा, आप देख सकते हैं। या और जिनका 168 से 0.5 से स्कोर कम है, रॉ स्कोर सेक्शन 1 का, तो उनका नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव की तरफ जाने लगा है। ये मेरी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कई सारे बच्चों का डेटा देखा था उसके बाद। तो अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ और यहाँ पर मैंने इवन नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, जिनके कारण लगभग 3 से 3.5 नंबर का एवरेज में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये पिवट पॉइंट है, जिसके बाद जैसे 168.5 है, इस पिवट पॉइंट के बाद एक सिंपल जब भी नॉर्मलाइजेशन का ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। नॉर्मलाइजेशन की इक्वेशन आप एसएससी में देखोगे, इट इज बेसिकली एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस v के फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये पिवट पॉइंट जो है जिसके बाद नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो जो गैप एवरेजेस का मैथ क्वेश्चन के कारण कम हो जाएगा। तो उस कारण से क्या होगा कि ये जो लाइन है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, और हो सकता है ये लाइन जाकर 165 से लेके 166 के बीच में जाकर रुके। तो जिन बच्चों को नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, तो जो भी नॉर्मलाइजेशन 20th शिफ्ट वालों ने फेस किया है इन सेक्शन 1, उनको हर तरह के नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। -4 है तो मान लीजिए नेगेटिव आपका 3 हो सकता है। इनकेस अगर आपको 2 नंबर मिले नॉर्मलाइजेशन में तो बढ़कर 3 हो सकते हैं। तो जो भी मैं चेंज बता रहा हूँ, जो भी मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, सेक्शन 1 में नॉर्मलाइजेशन में सबको इस पूरे केस के बाद बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो पॉइंट है ये मेरे केस में नहीं है, मैं आपको बता दूं, व्हाट इफ वी चेंज आंसर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रीन वाला क्वेश्चन। तो विद ऑब्वियस रीजंस मैं 18 शिफ्ट का कैंडिडेट नहीं हूँ, तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। इसको मुझे जस्टिफाई करना कि मैं क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड करना है कर रहा हूँ, मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है। मैं इस तरह के डिस्कशंस में जज के सामने नहीं उलझना चाहता। तो हालांकि मुझे इसको डिस्कस करना जरूरी है, जिससे कि मेरे कुछ 18th वाले भी फ्रेंड्स हैं जिनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उनको इसका इम्पैक्ट समझ में आ जाएगा। और इस इन क्वेश्चंस में अगर कुछ भी हम चेंजेस करवाते हैं, जैसे इनका ऑप्शन चेंज करवा देते हैं या बोनस करवा देते हैं, तो इससे कितना ज्यादा हैवी इम्पैक्ट होगा 18th वालों को और कितना इम्पैक्ट होगा 20th वालों को, वो देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड वाला क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है, अगर उसके पुराने ऑप्शन जो टेंटेटिव आंसर की में है वही हो जाते हैं, तो जो भी बच्चे उनको 18th वाले जो बच्चे हैं जो जिनका ये ऑप्शन गलत हो गया था, उनके देखिए +8 बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको तो पर्सनली बेनिफिट होगा ही होगा, 100% होगा। लेकिन देखिए इन दो क्वेश्चंस को अगर ऑप्शन को हम टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से अगर चेंज करवा लेते हैं या ही बोनस करवा देते हैं, तो देखो बेनिफिट कितना बड़ा होगा, उस इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम आंसर की ऑप्शन चेंज करवा लेते हैं टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से, तो अभी जो 18th का एवरेज है सेक्शन 1 का, देखिए मैं सेक्शन 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, सेक्शन नंबर 1। तो 18th का जो एवरेज है वो 20th का एवरेज है। अब देखिए एवरेज की हम बात करते हैं, लेकिन आपने शायद नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला देखा होगा, उसमें एक वेरिएबल होता है जो कि जहाँ पर टी लिखा होता है वेरिएबल में, तो वो एक्चुअली होता है टॉप 0.1% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। और वो जो वेरिएबल होते हैं, 2-3 वेरिएबल है जिसके नीचे टी लिखा हुआ है, सबका मतलब यही है कि वहां पर टॉप 0.1 स्टूडेंट्स को कंसिडर करना है। तो हो ये रहा है कि 18th वाली जो शिफ्ट है उसमें 172 से ज्यादा बच्चों के मार्क्स हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आंसर सही तो देखो जो पहले टेंटेटिव में था वही आंसर सही था, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, वही आंसर सही था। तो वहां पर थे बहुत सारे बच्चे जिनके 180 आउट ऑफ 180 आ रहे थे, लेकिन उसका ऑप्शन चेंज कर देने के कारण और ऐसा एक ऑप्शन रैंडम मतलब दूसरा ऑप्शन चूज कर लेने के कारण वहाँ का जो एवरेज है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। मतलब कितने सारे बच्चे थे जिनके 180 आउट ऑफ 180 आए थे, उनका सीधा सीधा गिरकर 172 पड़ गया हो गया।
इस कारण से क्या हुआ है कि वहाँ का जो टॉप 0.1% स्टूडेंट्स का जो एवरेज था, जो कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में यूज होता है और उसका इम्पैक्ट भी काफी, जो भी चीज उसमें यूज हो रही है वो तो इम्पैक्ट करेगी किसी ना किसी तरीके से। इस एक इंसिडेंस के होने के कारण तो जो टॉप 0.1%, मतलब अगर मैं देखूं टॉप 0.1% हमारे शिफ्ट का जो होगा वो लगभग होगा, मान लीजिए 177, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 177 आउट ऑफ 180 बन रहा होगा। तो इस शिफ्ट में वो जो टॉप 0.1 परसेंटेज का जो एवरेज है वो लगभग बन रहा होगा 169 के आसपास। एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो ये इतना गैप दोनों में क्रिएट हो जाने के कारण कि मतलब हमारा 0.1% इतना हाई है और इनका 0% जो टॉप 1% टॉपर है, मतलब टॉप के अगर हमारे देखिए 75,000 बच्चे थे तो टॉप 75 स्टूडेंट्स का एवरेज 177 जा रहा है, और मान लीजिए इस बैच का टॉप 75 स्टूडेंट्स का एवरेज 169 जा रहा है, जो कि दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो इन ये जो गैप बन रहा है 169 और 177 के बीच में, इसी कारण से हमारा जो ग्राफ है वो मतलब हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का ग्राफ है वो इतना ज्यादा बेकार बन रहा है कि जैसे ही हम 169 के नीचे कुछ भी स्कोर करना शुरू करते हैं तो हमारा नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव में चला जाता है। यही एक फैक्टर है। अगर हम करें क्या, हम इन दोनों क्वेश्चंस को पुराने वाले जो टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से प्रूफ कर देते हैं कि वही आंसर सही है कोर्ट के सामने, और रिजल्ट उस हिसाब से रिवाइज हो जाता है। तो जो अगेन जो जो बच्चे हैं जो 40%, 40 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का, 20 नंबर तो मिनिमम मिला ही होगा, 30 नंबर का जो 18 तारीख के जो बच्चे हैं उनको जो नॉर्मलाइजेशन में इतना बेनिफिट मिल रहा है ना, वो केवल इसी वजह से मिल रहा है। ये 100% इसी वजह से मिल रहा है कि जो टॉप 0.1% बच्चे हैं उनका जो एवरेज है जो कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में यूज होता है, वो एवरेज ही इनका बहुत ज्यादा कम हो गया है, केवल इन दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हो जाने के कारण। केवल इन दोनों के ऑप्शन चेंज हो जाने के कारण। तो अगर ये कोई भी आप लोग हैं जो केस करना चाहते हैं अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए और 18th के कैंडिडेट हैं, मुझसे कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, एक बार नोट कर लीजिएगा। इसमें ईमेल कर कर मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं सारा एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल प्रूफ, सारी थीसिस, सिनॉप्सिस, जो भी कोड का डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सारा तैयार करने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए तैयार किया है। और मैंने देखिए मैंने बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने 18th वालों के लिए भी काफी ज्यादा काम कर रखा है कि 18th वालों का बेनिफिट किस तरह से हो सकता है। तो इन केस अगर ये 18th वाला वाला क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है तो 18th वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा, जो कि मेहनत करके दोनों क्वेश्चन सही करके आए थे और एसएससी ने किसी गलत रीजन से उसको ऑप्शन चेंज कर दिया है। और अगर इसे बोनस भी बांट देते हैं तो भी इसी तरह का कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर 20th जैन के लिए बच्चों के लिए देखने मिलेगा। और 100% तरीके से 18th जैन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस दोनों मैंने अपनी प्ली में इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैं 18th का कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन हर तरह की न्यूमेरिकल प्रूफ, हर तरह की प्रूफ इकट्ठे करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बेसिकली अगर फाइनली देखा जाए तो कोई भी केस, जैसे हमने बहुत सारे केस लगा रखे हैं, अगर बोनस वापस होता है, अगर बोनस कम होता है, अगर देखा जाए बोनस कम होता है, चाहे वो 18th के क्वेश्चंस का बोनस कम हो, हालांकि 20th के बोनस का क्वेश्चन हो, जितना ज्यादा बोनस आप लोग कम करवा लेते हैं केस के दौरान, तो 20 वाली शिफ्ट को उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। 18th वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट केवल 20th शिफ्ट को होगा, और जितना ज्यादा बेनिफिट 20th शिफ्ट को होगा उतना ज्यादा लॉस रैंक के मामले में और नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिले आपको उसके मामले में और ओवरऑल रैंक के मामले में उतना ज्यादा डिजास्टरस लॉस 18th के शिफ्ट के बच्चों को होगा, अगर बोनस के अगेंस्ट जो क्वेश्चन जो केसेस किए जा रहे हैं, अगर बोनस वापस लिया जाता है। मैं सीधा सीधा बता दूं, मैं ऑप्शन चेंज की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अगर 18th के क्वेश्चंस में आप बोनस कम करवाने जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन, कई ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बोनस अगर आप हटा भी देते हो बहुत सारी बहस करने के बाद, उसका एवरेज नॉर्मलाइजेशन में नेग्लिजिबल इफेक्ट कर पड़ने वाला है। मेन मुद्दा 20 के क्वेश्चंस का है। इसको मैं न्यूमेर ये हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, बुरा मत मानिए, जाकर जो मैं वीडियो रेफर कर रहा हूँ वो देख लीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, जरूर देखिए। मेरे जो मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि 18th वालों वाले बोनस रिवोक करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली मैंने वहाँ प्रूफ भी कर रखा है। प्लीज एक बार देख लीजिएगा तो आपकी क्वेरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होगा रिवाइज रिजल्ट के बाद,
और नेगेटिव इम्पैक्ट किसका होने वाला है, तो वो तो हालांकि यहाँ लिखना बहुत ज़्यादा इजी है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो 20th जैन को होगा, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो 18th जैन वालों को होगा। ऐसा किस किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, देखिए 20th जैन में तो बेसिकली बात यहाँ पर हो रही है सिलेक्शंस की, तो सिलेक्शंस हो जाएंगे, और सिलेक्शंस हो जाएंगे और कई सारे बच्चे जो टीए और पीए ऐसे लेकर बैठे हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो उनका हो जाएगा, जो टीए पीए ऐसे लेकर बैठे हैं उनको जॉब की जो पे ग्रेड पे है, अगर उन्होंने सही से अपना जॉब प्रेफरेंस भर रखा होगा तो उनको ग्रेड पे में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। मैं तो कह रहा हूँ एक टीए है वो इंस्पेक्टर तक जा सकता है और एएसओ तक भी बहुत आराम से जा सकता है, बहुत हंसते खेलते जा सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट 18 जन का कहाँ देखने को मिलेगा, कोई भी बच्चा अगर ये देख रहा है जिसके 30 मार्क्स के बढ़ने के कारण सिलेक्शन हुआ है और बॉर्डर से सिलेक्शन हुआ है, या 40 नंबर बढ़ने के कारण सिलेक्शन हुआ है, या 25 नंबर बढ़ने के सारे कारण सिलेक्शन हुआ है, तो पहली चीज तो जैसे यहाँ पर सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन अगर आपका हो रखा है तो आपका अगर कोर्ट सही डिसीजन लेता है तो आपका सिलेक्शन वापस भी हो सकता है, आपकी जॉब जा भी सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप इंस्पेक्टर बनकर बैठे हैं या एएसओ बनकर बैठे हैं तो आपका जो ग्रेड पे है रिवाइज रिजल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। ये ऑल है सब्जेक्टिव टू द केस, केस का जो आउटपुट निकलता है। आई होप जो केस का आउटपुट है वो सही दिशा में निकले, जो भी चीज़ सही है जो सही तरीके से प्रूव की जाती है कोर्ट में उस हिसाब से केस का आउटपुट निकले। हालांकि जिन भी कैंडिडेट्स को अपना एक केस करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आप उन केसेस के साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है उस केस में आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई मुद्दा हो जो उठाया ना जा रहा हो, तो किसी भी तरह से अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के कारण लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बोनस के कारण लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कंप्यूटर के किसी क्वेश्चन के कारण लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको किसी भी तरह से लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हमारे पास एक सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं और हमारे पास कुछ लीगल एडवाइस देने वाले लोग भी हैं जो केस को समझते हैं। जितना मैंने अच्छे से समझा रखा है यहाँ पर उतना ही अच्छे से उन्होंने मेरा केस ड्राफ्ट करने में हेल्प भी की है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लीगली हेल्प कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह की कोई लीगल हेल्प या किसी भी तरह का एडवाइस या सपोर्ट हमसे चाहते हैं, ऑलरेडी हो सकता है आपने केस का रखा हो, किस तरह की एडवाइस आप हमसे चाहते हो, तो लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, और इस ईमेल पे आप मुझे अपना जो भी ग्रीवांस है लिखकर भेज सकते हैं। तो आपकी जो भी स्पेसिफिक ग्रीवांस होगी उसको हम ईमेल के बाद हम फ़ोन नंबर्स का एक्सचेंज करके मीटिंग करके आपकी वो ग्रीवांस सुन के उस हिसाब से जितना जल्दी हो सके केस को ड्राफ्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि केस ड्राफ्ट हमने इस समय बहुत सारे अलग अलग लोगों के कर रखे हैं। तो केस ड्राफ्टिंग में हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है, कई तरह केसेस भी मैंने देखे हैं, उसमें मैंने खुद अपनी तरफ से केस ड्राफ्टिंग में कुछ लोगों की हेल्प भी की है, ग्रीवांस लिखने में भी हेल्प की है। डेफिनेटली उनके ग्रीवांस मुझसे अलग थे, वो हो सकता है मुझे कोई किसी क्वेश्चन में बेनिफिट हो रहा हो, मुझसे रिवोक करना चाह रहे थे, मैंने उन क्वेश्चंस में भी हेल्प की है। तो आपकी किसी भी देखिए, सही क्या है गलत क्या है वो तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन हमारा ज़रूरी ये है कि जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इस तरह से हमें साथ आना होगा तभी कुछ बात बन पाएगी। कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ टीचर्स हैं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टीचर हैं जिन्होंने अपना हाथ खींच लिया है वापस बच्चों के सर से। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर हमने खुद अपना अपना खुद ध्यान नहीं रखा और अपना खुद का एक केस खड़ा नहीं किया, तो आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा हमारे लिए को स्टैंड ले पाएगा। किसी पे डिपेंड होने से अच्छा है कि हम अपना एक छोटा सा खुद केस फाइल कर दें। जो भी केस फाइल अभी तक हुए हैं बेसिक नेचर के भी हैं, तो वो एडमिट एटलीस्ट ज़रूर हुए हैं। कुछ इक्का दुक्का केसेस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हम एडमिट होने के पहले जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी और पहले से ही पता चल गया था कि वो एडमिट नहीं होंगे, वही एडमिट नहीं हुए। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। वील गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन। और फिर से बता देता हूँ, मेरा जो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मैंने डाल रखा है उसे ज़रूर देखें, आपको ये वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।